हेलो स्टूडेंट, क्लास 12। तो पिछले लेक्चर अपन लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म कर दी थी ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और जने क्या बोल के गया था मैं पढ़ाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो पढ़ाऊंगा बोल के गया तो पढ़ाऊंगा। अच्छा भाई, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। यस, चलो ये बताओ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसी कोई दिक्कत है? हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, शेप, ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ निकाल लेते हो? है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आ रही तो बताओ, कोशिश कर देंगे दूर कर दें। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते रहना। चलो भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है आपके? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपके सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच में आपके पाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बोला था कि बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगांड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक, अच्छा, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है, एक मिनट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पता है आप लोग काफ़ी होशियार स्टूडेंट हैं, मैं भूल गया था, सॉरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ सीखेंगे। ये सेंट्रल मेटल होती है और सेंट्रल मेटल की ये डी सबसेल होती है। डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल होती हैं जिनके नाम होते हैं डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होती हैं। इनकी पहले हम लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे क्योंकि सारी कहानी तो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये देखो, ये मालूम है क्या है? ये डिब्बा, ये एक और डिब्बा, ये डिब्बे के खंड, ये हो गया टनाटन। ये देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मैं इन ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्योंकि जब ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर बनाने आपको आएंगे तभी आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ पाओगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले पहली ऑर्बिटल डी एक्स बाई। डी एक्स बाई में क्या है सर? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस। जो डी एक्स बाई ऑर्बिटल होती है ये आपके एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के बीच में होती है। ये लोकेशन आपको याद कर लो क्योंकि तभी आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आएगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी कौन सी है? डी बाई जेड। डी बाई जेड ऑर्बिटल कहाँ होती है सर? दिस इज बाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। जो डी बाई जेड होती है वो बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होती है। अच्छा, तीसरी है डी जेड एक्स। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। तो जो डी जेड एक्स होती है वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होती है। 4th नंबर पे है डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। जो डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर होती है ये एक्स एक्सिस के ऊपर और बाई एक्सिस के ऊपर होती है। नेक्स्ट है डी जेड स्क्वायर, 5वीं नंबर, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो डी जेड स्क्वायर होती है वो जेड एक्सिस के ऊपर होती है और एक इलेक्ट्रॉन बीच में सेंटर में ओरिजिन में आपके क्या करता रहता है? रोटेट करता है। सर अगर पूरी डी सबसेल बनाओ तो क्या होगा? पूरी डी सबसेल कुछ ऐसे आएगी। जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए कि मुझे आता है इसलिए। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो 3 ऑर्बिटल तो एक्सिस के बीच में और 2 ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर। तो तुम नहीं समझ पाओगे कि ये ऑर्बिटल कहाँ है, ये ऑर्बिटल कहाँ है, तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो कितने ईमानदार होते हैं, वो अपनी इच्छा से, अपनी औकात के हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से अपना सेटलमेंट कर लेते हैं और जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल में डी सबसेल होती है और डी सबसेल में आपकी डी ऑर्बिटल्स होती हैं और डी ऑर्बिटल्स की आपके सामने स्ट्रक्चर है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ ही नहीं सकते हैं।
बात समझ रहे हो? तो पहले इसको एक क्लिक मारो जल्दी से। चलिए जल्दी देखिए, आगे देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कितनी अच्छी होती है। सर देखिए, अच्छा हाँ, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? अच्छा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रही थी कि सर सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच में आपके कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। दिक्कत ये आ रही है सर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत क्यों हो गई थी? क्वेश्चन ये आ रहा है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत क्यों हो गई थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत नहीं है, उसकी जितनी क्षमता थी वो उतना अपना काम कर गई थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऐसे लाइक कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका क्रिस्टल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई थी। तो कलर वगैरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपके जो डिफाइन हुए हैं ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हुए हैं। किससे हुए हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो चीज़ डिफाइन नहीं कर पाई थी उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। अब कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कुछ डिफाइन नहीं कर पाएगी, कुछ चीज़ें हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी आएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और सर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया? ये बताया कि सेंट्रल मेटल और जो लिगांड होते हैं, देखना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल के गई थी कि सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये किसकी कहानी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। और सीएफटी की कहानी क्या है? सीएफटी कहती है कि सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच में आपके होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स। कैसे आया ये मैं बताऊंगा, पहले जो कहा वो सुनो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा? कोई बॉन्ड नहीं है, दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन फोर्सेस। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगांड। कैसे? सेंट्रल मेटल पे हमेशा कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है? मोस्ट ऑफ केसेस में या तो लिगांड पे नेगेटिव चार्ज होता है या लिगांड पे लोन पेयर होता है। तो दिस कॉम्बिनेशन टू अपोजिट चार्ज एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस वर्क एज अ डाइपोल। किसकी तरीके से काम करेंगे? डाइपोल की तरीके से काम करते थे, ये डाइपोल बन गया। इसलिए कहा गया कि सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स होता है। ठीक, अच्छा सर हमें इससे कलर कैसे मिल गया? पहुंच रहे धीमे धीमे, कलर पे नहीं पहुंच रहे, पहले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझेंगे। सेंट्रल मेटल पे चार्ज है प्लस, लिगांड पे चार्ज है माइनस। इनके चार्जेस की वजह से ये जो प्लस चार्जेस है, इस प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनमें आपस में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। सेंट्रल मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, लिगांड पे नेगेटिव चार्ज, इनके चार्जेस की वजह से इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन। अब मान लो सेंट्रल मेटल है, सपोज करो सेंट्रल मेटल है Fe+2 और लिगांड है Cn-, तो +2 और माइनस की वजह से इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। वेरी फाइन, अट्रैक्शन होगा। बट Fe क्या होता है? 26 Fe होता है। इसमें सर खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन हैं क्या? ये चार्ज ही अकेले है? नहीं है ना, ये तो चार्ज है। चार्ज के अलावा Fe में खुद के इलेक्ट्रॉन हैं, साइनाइड में खुद के इलेक्ट्रॉन हैं। इनके खुद के चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और खुद के इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। मैंने क्या बोला है? ड्यू टू चार्जेस अट्रैक्शन एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। फिर क्या होता है सर? कंटिन्यू अट्रैक्शन, कंटिन्यू रिपल्सन। कंटिन्यू अट्रैक्शन, कोई चीज़ पास आई दूर गई, पास आई दूर गई। कंटिन्यू अट्रैक्शन, कंटिन्यू रिपल्सन की वजह से घाटा होता है सेंट्रल मेटल को।
किसको घाटा होता है? सेंट्रल मेटल को। क्या होता है घाटा? ये जो सेंट्रल मेटल है इसकी डी सबसेल स्प्लिट कर जाती है, टूट जाती है या डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। क्या हो गया ये? यस, सेंट्रल मेटल और लिगांड के चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनों की वजह से रिपल्सन, कंटिन्यू अट्रैक्शन कंटिन्यू रिपल्सन। लिख दो यहां पे, कंटिन्यू अट्रैक्शन एंड कंटिन्यू रिपल्सन कॉज splitting in D सबसेल, splitting in D सबसेल। और ये D सबसेल आपकी टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है वो एक अलग कहानी है। ठीक, अच्छा, स्प्लिट क्यों की आपको पता चल गया। एक पॉइंट सुनो, जहां जितना ज़्यादा रिपल्सन होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है, रिलीज होती है। मोर रिपल्सन मोर एनर्जी, लेस रिपल्सन लेस एनर्जी। यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए है, सिर्फ सीखो या ना सीखो, लेकिन फिजिक्स में भी आपने सुना होगा मोर रिपल्सन मोर एनर्जी, नो रिपल्सन नो एनर्जी। मोर रिपल्सन मोर एनर्जी, लेस रिपल्सन लेस एनर्जी। ठीक है, तो कुल मिला के चार्जेस की वजह से रिपल्सन वगैरह जो भी अट्रैक्शन वगैरह आया उसकी वजह से बिगड़ा किसका? डी सबसेल का। और डी सबसेल की जो सेंट्रल मेटल की जो डी सबसेल है वो डी सबसेल स्प्लिट कर गई। ये स्प्लिटिंग होती है दो तरीके से। चलिए देखते हैं आगे, पहले इसको नोट करिए एक सेकंड में। अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं बता दो, नहीं हम स्प्लिटिंग कराने जा रहे हैं फिर। splitting in D subcell are of two types। कितने तरीके की है? दो तरीके की है। नंबर एक ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और नंबर दो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग इन डी सबसेल इज टू टाइप्स, octahedral splitting and tetrahedral splitting. First of all we discussion about the splitting in octahedral complex। octahedral complex, जब आपका octahedral complex होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? octahedral complex का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें हम स्प्लिटिंग करा रहे हैं। वेरी इजी है, ध्यान से देखो, 100% समझ में आएगा, ध्यान से देखना पड़ेगा बस। ये सेंट्रल मेटल हो गई, ये लिगांड हो गए, लिगांड, ये लिगांड हो गया, ये लिगांड हो गया, ये लिगांड हो गया और ये लिगांड हो गया। सारे के सारे लिगांड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सिस पे होते हैं। किस पे होते हैं? एक्सिस पे होते हैं।
ठीक। अब कोई भी सेंट्रल मेटल है उसकी डी सबसेल स्प्लिट कर रही है और वो डी सबसेल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है, sp3d2 और d2sp3। तो ये स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, ध्यान से सुनो जरा। ये मैंने डी सबसेल बनाई, थोड़ी नीचे बना लूँ, कोई दिक्कत आ रही। ये मैंने डी सबसेल बनाई और ये डी सबसेल आपकी बन गई। ये डी सबसेल में dx बाई dy जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है कि सेंट्रल मेटल और लिगांड के सेंट्रल मेटल पे चार्ज और लिगांड पे चार्ज की वजह से आपस में अट्रैक्शन, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगांड के इलेक्ट्रॉन इनकी वजह से रिपल्सन, कंटिन्यू अट्रैक्शन कंटिन्यू रिपल्सन। दिस डी सबसेल पहले जाती है हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल पे। ऐसा हम लोग सोचते हैं, डायरेक्टली टूट जाती है। सबसे पहले जाती है हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल पे, ठीक है। जब ये हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल पे जाती है तो दिस इज द बेरी सेंटर। ये कौन सा सेंटर है, बेरी सेंटर है। यहाँ से एनर्जी का सारा डिसीजन होगा और दिस इज द हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल। ये आपका कौन सा एनर्जी लेवल है, हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल। हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल मतलब डी सबसेल अभी डायरेक्टली टूटी नहीं है। सबसे पहले डी सबसेल की पहले एनर्जी बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। और डी सबसेल की एनर्जी बढ़ने के बाद ये पहुंच जाता है हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल पे। अब इसके बाद डी सबसेल स्प्लिट करती है, क्या करती है, स्प्लिट करती है। और स्प्लिट करती है दो पार्ट में। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जरा अपने दिमाग से सोचना। ये जो तीन सबसेल हैं dx बाई dy जेड एंड dz(x), इनकी पोजीशन मैंने आपको क्या बताई थी अभी तुरंत, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनकी पोजीशन बताई थी बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीचों बीच। कुछ नहीं करूँगा मैं, अब यार बताई थी dx बाई dy जेड dz(x) मैंने कहाँ बनाई थी यार, ये देख लो एक बार और बता दे रहे। ये ऐसे करके बनाई थी मैंने तीनों, dx बाई x बाई के बीच में dy जेड dy जेड के बीच में dz(x) dz(x) के बीच बनाई थी। बस इनकी पोजीशन कहाँ पे है, एक्सिस के बीचों बीच है। और ये वाली दो dx स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनकी पोजीशन है अबव द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर। मतलब ये बात मैंने आपसे ऑलरेडी बोल रखी थी कि आपको डी सबसेल की लोकेशन पता होनी चाहिए, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ फलाना एंड ढिकाना। तो dx बाई dy जेड एंड dz(x) इनकी पोजीशन एक्सिस, इनकी इन ऑर्बिटल्स की पोजीशन एक्सिस के बीचों बीच है और इनकी पोजीशन एक्सिस के ऊपर है। जरा समझना F बराबर 1/4πε0 QQ अपॉन r स्क्वायर। F इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/r स्क्वायर। डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम। सोचो, फिगर में सोचो। सर अब मैं दो डार्क बना रहा हूँ, अपने दिमाग से बताना। ये जो भी ऑर्बिटल्स होगी, या तो वो dx बाई की होगी या dy जेड की होगी या dz(x) की होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहाँ बनाई है, एक्सिस के बीचों बीच बनाई नहीं बनाई। अच्छा, ऐसी हर जगह होगी क्योंकि तमाम है, तीन है। अच्छा, और ये जो भी होगी, ये वाली, ये कौन सी होगी, या तो सर dx स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर की होगी या dz स्क्वायर की होगी, क्योंकि इन्हीं दो की ऑर्बिटल्स के ऊपर पाई जाती है। सॉरी, यही दो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर पाई जाती हैं और ये तीन कहाँ पाई जाती हैं, एक्सिस के बीच में। अब अपने दिमाग से सोचो, ये लिगांड कहाँ पे है, लाइगेंड कहाँ पे, एक्सिस पे। ये इसके लिए पास में है कि इसके लिए पास में है? सर जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं, लिगांड उनके लिए पास में है,
लिगांड उनके लिए पास में है तो उनके लिए फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब इनका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा और इसके लिए रिपल्सन कम होगा। बुझ गया, कुछ नहीं आया। सुनो, dx बाई डी बाई जेड डी जेड एक्स, ये तीन ऑर्बिटल हैं एक्सिस के बीच में, ठीक, और dx स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर ये है एक्सिस के ऊपर, लिगेंड कहाँ पे है, एक्सिस पर। भाई ये लिगेंड आपका इस ऑर्बिटल के लिए पास में होगा कि इसके लिए पास में होगा? सर इसके लिए पास में होगा। जिसके लिए पास में ज़्यादा होगा उसके लिए फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब इन दो ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना, इन दो ऑर्बिटल की पोजीशन एक्सिस के ऊपर है, इन दो ऑर्बिटल की पोजीशन एक्सिस के ऊपर है। जब ये एक्सिस के ऊपर हैं तो लिगेंड इनके ज़्यादा पास में होंगे, लिगेंड जब इनके ज़्यादा पास में होंगे तो इनमें फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा मतलब इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और इनमें जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इनमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नहीं समझ में आई है? तो ये दो किसकी हो गई, मोर एनर्जी की हो गई। भाई इससे अच्छा कोई बता नहीं पाएगा, सॉरी। अच्छा, ये तीन, इन तीन की पोजीशन एक्सिस के बीच में है, तो ये लिगेंड से दूर हो गई, दूर हो गई तो फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो एनर्जी कम हो गई। तो ये तीन आपकी किसकी हो गई, लेस एनर्जी की हो गई। किसकी हो गई, लेस एनर्जी की हो गई। बाकी मुझे पता है हर किसी को समझ में नहीं आया होगा, वो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो रिवाइंड मारें, एक बार दोबारा देख लें तो शायद हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक, तो कुल मिला के इनकी एनर्जी ज़्यादा, इनकी एनर्जी कम, तो ये दो कहाँ चली जाती हैं, ऊपर, और ये तीन कहाँ जाती हैं, नीचे। ठीक, तीन कहाँ जाती हैं, नीचे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, कम है। जो ऊपर जाती हैं उनका नाम होता है Eg, और जो नीचे जाती हैं इनका नाम होता है T2G। क्या नाम होता है, T2G। ठीक, ये जो बीच का एनर्जी गैप होता है, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड इंडिकेट बाय डेल्टा, ऑक्टाहेड्रल है तो O, डेल्टा O। अच्छा, एक बार बताओ, ये दो ऑर्बिटल ऊपर गई हैं, ये तीन ऑर्बिटल नीचे आई हैं, यहाँ पे एनर्जी लेवल होगी क्योंकि यहीं से स्प्लिट की है, यहाँ पे एनर्जी बराबर आई है। अच्छा, ये वैल्यू तुम्हें बता दें, एक्चुअली में कुछ किताबों में आपको मिलेगी 10 dQ करके लिखी। कितनी लिखी मिलेगी, 10 dQ। कौन सी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, टोटल वैल्यू कितनी होती है, 10 dQ। ये वाली जरा समझना, ये वाली, ये आपकी +6 dQ ऊपर चली जाती है और ये -4 dQ नीचे आ जाती है। ऐसा सर आपने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी कितनी रखनी है, ख़त्म, जीरो, ना माइनस में ना प्लस में। जीरो नहीं मतलब एनर्जी जीरो नहीं मतलब, एक बात बता रहे, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ठीक, सोचो 6 dQ प्लस का ऊपर गई 6 दूनी 12, -4 dQ नीचे 4 दिया 12, प्लस का 12 माइनस का 12, खत्मिल, बोलो। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ऐसे करके लिखा मिलेगा, और करके नहीं, ऐसे करके। जरा 6 डिवाइड बाई 10 करो, कितना आएगा, प्लस का 3/5 डेल्टा O, और 4/10 करो तो माइनस का 2/5 डेल्टा O। आपको जो भी लिखा मिले एडजस्ट करना, अपने हिसाब से करना ही पड़ेगा, बुक्स की कहानी है। बट NCERT में +3/5 डेल्टा O और माइनस का 2/5 डेल्टा O चल रहा है। कुछ गाइडें आती हैं उनमें DQ करके चलता है, तो कोई ये नहीं कहे सर ऐसा भी लिखा था फलाना ठिकाना। कुल मिला के यहाँ जीरो होनी चाहिए, 6 दूनी बार। अच्छा, इनका देख लो, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे प्लस का 6/5 आएगा, हाँ सही है। माइनस का 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे माइनस का 6/5 आएगा, प्लस का 6/5 माइनस का 6/5 है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग हो गई, और इसका नाम क्या है, Eg, इसका नाम क्या है, T2G। अभी ये ख़त्म नहीं हो गई, अभी सही से स्टार्ट भी नहीं हुई है, पहले इसको नोट करो जरा।
एक सेकंड में। चलिए आगे देखो, आगे है, इसी में हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखो भाई, 5 3 जा 0.6 इंटू एक्स प्लस माइनस का 0.4 इंटू वाई, ब्रैकेट लगाया, डेल्टा ओ। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक्स क्या है? नंबर ऑफ इजी इलेक्ट्रॉन। वाई क्या है? नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें किसी की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है। मान लो कंडीशन ये है 1 2 3 और ये 4, ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो क्या करोगे? एक्स में कितने हैं? 0.6 इंटू 1, 0.6 इंटू 1 प्लस माइनस 0.4 इंटू 1 2 3 है इंटू 3, सॉल्व करके डेल्टा ओ क्या निकला? ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? इन जो ऑर्बिटल्स हैं dx बाई dy zx और dx स्क्वायर डैश वाई करके बीच की एनर्जी है। सर ये कैलकुलेट क्यों करते हैं? मेन कहानी तो इसी की है, क्योंकि जब ये स्प्लिट करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही, जो होगा वो तो बताने वाली बात आगे की है। कुल मिला के स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाई, अब मैं दिखाऊंगा स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। splitting in tetrahedral complex। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी? सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है, सेंट्रल मेटल, लिगांड लिगांड लिगांड, ये लाइगेंड ये लाइगेंड ये लाइगेंड, जस्ट लाइक दिस कंडीशन। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि टेट्राहेड्रल में एक भी लाइगेंड एक्सिस पे नहीं होते हैं। ये क्या है? डी सबसेल है, डी सबसेल है ये। ठीक, वही अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन से पहले किस में जाएंगे? ये हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल पे, हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल पे गए। दिस इज कौन सा सेंटर? बैरी सेंटर। कौन सा सेंटर? बैरी सेंटर। अच्छा जरा बताओ, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये कहाँ पे थी? एक्सिस के बीच में, और ये दो कहाँ थी? एक्सिस के ऊपर। अभी यार बताया था, ये 3 एक्सिस के बीच में, ये 2 एक्सिस के ऊपर। टेट्राहेड्रल में एक भी लिगांड आपके एक्सिस पे नहीं होते हैं, एक भी लिगांड एक्सिस पे नहीं होते हैं। किसमें? टेट्राहेड्रल में। अच्छा, टेट्राहेड्रल में जब एक भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं होते हैं तो सर समझना, ये कौन सी ऑर्बिटल होगी? या तो ये वाली होगी या तो ये वाली, या तो ये एक्सिस के बीच में है तो ये वाली होगी, या तो ये वाली या तो ये वाली। बोलो। अच्छा, लिगांड भी कहाँ है? एक्सिस के बीच में, और ये वाली ऑर्बिटल भी कहाँ है? एक्सिस के बीच में। अरे भाई dx बाई dy z dz x ऑर्बिटल कहाँ है? एक्सिस के बीच में। और टेट्राहेड्रल में लिगांड भी कहाँ होते हैं? एक्सिस के बीच में। इसका मतलब अब
ये वाली ऑर्बिटल लिगैंड के ज़्यादा पास में होगी, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इससे दूर होगी, तो ये पास में होगी, ज़्यादा रिपल्सन तो ज़्यादा एनर्जी। तो इस बार जो स्प्लिटिंग होगी ये 3 कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि ये ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में है और टेट्राहेड्रल में लिगैंड भी कहाँ है, एक्सिस के बीच में है, ज़्यादा रिपल्सन तो ऊपर और ये 2 कहाँ जाएंगी, नीचे। इन 2 के 3 के नाम T2G, इसका नाम EG। बीच की एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा T से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, डेल्टा T से। वैल्यू कितनी, 10 dQ। अगर डिवाइड करो तो दिस इज +4 dQ ऊपर, दिस इज -6 dQ नीचे। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अगर वैसे लिखना है तो 4/10 2/5 डेल्टा T माइनस का 3/5 डेल्टा T, -3/5 2 × 2 माइनस का 6/5 माइनस का प्लस का 2/5 × 3 प्लस का 6/5। खत्म हो गया, ठीक, कोई दिक्कत? तो इसमें आपकी ये 3 ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं और ये 2 नीचे आ जाती हैं। दिस इज T2G एंड दिस इज द EG। अब बात करेंगे इसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, CFSE बराबर 0.4 × x माइनस का 0.6 × बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा T। x क्या है, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, बाई क्या है, नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन। x क्या है, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया 1 2 3 और ये 4, ये आया। तो 0.4 × T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 0.4 × x प्लस माइनस का 0.6 × कितने हैं, 2। तो सॉल्व करके यहाँ से निकाल लोगे डेल्टा T। बात समझ में आई? अच्छा, एक काम की बात सुनो जरा, इसको नोट कर लो 1 सेकंड में। काम की बात सुनो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो इसमें D2sp3 और इसमें sp3 ये हाइब्रिडेशन था। इसमें लिगैंड कितने थे, इसमें लिगैंड थे 6, इसमें लिगैंड कितने थे, 4। बोलो, इसमें लिगैंड 6 थे, इसमें लिगैंड कितने थे, 4। कोई दिक्कत? जरा बताओ, जितने ज़्यादा लिगैंड होंगे उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा, जितने ज़्यादा लिगैंड होंगे उतनी ज़्यादा रिपल्सन होगा। मोर लिगैंड मोर रिपल्सन। तो देखो ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। इनमें रिलेशन क्या होता है पता है? टेट्राहेड्रल में लिगैंड कम है तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। बोलो, इसमें लिगैंड कम है तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पता कितनी कम होती है, आधे से भी कम होती है। मतलब 4/9 ऑफ डेल्टा O = डेल्टा T। हमने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिगैंड 6 होंगे, 6 लिगैंड ज़्यादा रिपल्सन करेंगे तो ये एनर्जी ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और 4 लिगैंड कम रिपल्सन करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ऑक्टाहेड्रल की क्या थी, डेल्टा O, इसकी क्या है, डेल्टा T। तो किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होगी। कितनी, डेल्टा T से, मतलब डेल्टा T मतलब टेट्राहेड्रल की कम होती कितनी, डेल्टा O से आधे से भी कम। तो 4/9 डेल्टा O डेल्टा T। अभी मैंने आपको स्प्लिटिंग बताई है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मेन कहानी है पेयरिंग कैसे होती है। याद करो वो दिन मैं ऐसे करके बना देता था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ ला देता था। ऐसा क्यों होता था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको स्प्लिट करके ये दिखाया है कि इनकी एनर्जी गैप क्या होती है, ये T2G क्या होते हैं, ये EG क्या होते हैं। अभी मैंने आपको काम तो बताया ही नहीं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। जो इसका मेन काम है वो अगले लेक्चर में है। बात समझ में आई? इसको नोट कर लो, इतना ही काफ़ी आज के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।